हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स में ऑथोरिटेरियनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऑथोरिटेरियन रिजीम के फीचर्स क्या हैं, है ना। मतलब हम कैसे पहचाने ऑथोरिटेरियन रिजीम को, क्या क्या उसके गुण हैं या क्या क्या उसके क्या कहें क्या क्या उसकी पहचान है, कैसे पहचाने उसको, है ना। तो ऑथोरिटेरियन रिजीम को कई बार लोगों को लगता है कि आप सुनते भी होंगे कि ये सरकार जो है ऑथोरिटेरियन हो गई है, डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे ऑथोरिटेरियन रिजीम हो गई है। इस तरह की बातें आप कई बार अपोजिशन लीडर को भी कहते हुए सुनते हैं जब वो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। तो इसलिए जो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि क्या ऑथोरिटेरियन रिजीम डेमोक्रेसी का उल्टी चीज है? क्या जो डेमोक्रेसी नहीं है वही ऑथोरिटेरियन रिजीम है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑथोरिटेरियन रिजीम को समझने के लिए हमें डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बाइनरी में नहीं जाना चाहिए, है ना। आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप और भी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो इस बाइनरी से बचिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी कई बार ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज देखी जाती है। कोई ऐसा नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट की तरह कि अरे ये ब्लैक जो है और ऑथोरिटेरियन रिजीम है और ये जो व्हाइट है ये बिल्कुल डेमोक्रेसी है। ये बीच में कुछ ग्रे एरिया भी होते हैं। इसलिए जो सबसे पहली बात है जो ध्यान में रखने के लिए कि इट इज नॉट फ्रूटफुल टू ड्रॉ ए बाइनरी बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी। ये बिल्कुल बहुत ही लाभप्रद नहीं है, बहुत ही नफा देने वाली चीज नहीं है कि हम डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बीच में एक बाइनरी, एक दीवार खड़ा कर दे कि अरे तुम तो डेमोक्रेसी और तुम तो नॉन डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इतना तो जरूरी कह सकते हैं ऑथोरिटेरियन रिजीम के बारे में, जो पहला डिफिनेशन है वो सिंपल सी है कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। जहां एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी होगी वो ऑथोरिटेरियन रिजीम हो जाएगी। अब आपको भी पता है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी के अंतर में जनता की सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, जहां पे मीडिया इंडिपेंडेंट है, जहां पे आपको जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, जहां पे एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटीज हैं, जहां पे माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शंस के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, जहां पे सेकुलरिज्म है, जहां पे आपको लोगों को आगे बढ़ने का और जिंदा रहने के सारे मौके फ्राहम हैं, जहां पे लोगों की लिबर्टी और फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट किया जाता है, जहां लोगों को आगे बढ़ने के लिए सरकार जो है उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, जहां पे रूल ऑफ द लॉ है, जहां लोगों को धर्म, जाति, सेक्स, लिंग और किसी भी जो एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है उसकी बुनियाद पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये तो आपने डेमोक्रेसी के बारे में जान लिया। लेकिन ऑथोरिटेरियन रिजीम के अंदर में क्या होता है कि वहां भी इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस नहीं भी हो सकते हैं। किसी किसी ऑथोरिटेरियन रिजीम में इलेक्शंस होते हैं और किसी में इलेक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन जब इलेक्शंस नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है, तब तो आप बिल्कुल ही क्लियर है कि वहां इलेक्शंस नहीं हो रहा है। वहां पे लेजिटिमेसी जो स्टेट की होती है, डिक्टेटर की होती है, बहुत कम हो जाती है। ऑथोरिटेरियन स्टेट की लेजिटिमेसी कम हो जाती है। लेकिन जहां इलेक्शंस होते भी हैं वहां भी इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होते। तो सबसे बड़ी चीज है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑथोरिटेरियन रिजीम में नहीं होता है, या इलेक्शंस भी नहीं हो सकता है। इलेक्शंस बिल्कुल भी ना हो इसकी भी गुंजाइश है ऑथोरिटेरियन रिजीम में, और इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो इलेक्शंस जो है फ्री एंड फेयर नहीं है। और ऑथोरिटेरियन रिजीम जो है कई बार इलेक्शंस करवाते हैं, लेकिन इलेक्शंस का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको रीक करते हैं ताकि वो अपने रूल को जस्टिफाई कर सकें। और एक चीज मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि आपको ऑथोरिटेरियन रिजीम में ऑफ कोर्स कोअर्सन होता है, लेकिन वो अपने आप को लेजिटिमेसी प्राप्त करने के लिए भी तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। जैसे कह रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, जैसे वो कह रहा है कि हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जैसे कि ऑथोरिटेरियन रिजीम कर रहा है कि हम लोगों को बहुत फायदे दे रहे हैं। ऑथोरिटेरियन रिजीम कह रहा है मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा हूँ। ऑथोरिटेरियन रिजीम कभी कह सकता है कि हम करप्शन को दूर कर रहे हैं। तो वो भी लेजिटिमेसी जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गेन करने की कोशिश करता है। कई बार वो क्या करता है कि इलेक्शंस भी कराता है और इलेक्शंस कराने के बाद ये दिखाने की कोशिश करता है, हालांकि इलेक्शंस जो होता है फ्री एंड फेयर नहीं होता है, लेकिन उस इलेक्शंस को इस्तेमाल करके वो दिखाना चाहता है कि जनता जो है वो एक फलाना ऑथोरिटेरियन रूलर के साथ है। तो हमें इलेक्शंस को भी बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। सिर्फ इलेक्शंस हो जाए उसको हम लोकतंत्र नहीं मान सकते हैं। हमको देखना होगा इलेक्शंस कैसे हुआ, इलेक्शंस का निजाम कैसा था।
इलेक्शन का सिस्टम कैसे था, क्या लोगों को वोट देने के पूरे अधिकार थे कि नहीं थे, लोगों को डराया तो नहीं गया था। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि बिहार में एक रैली हुई और वहां पे बिहार के एक सामाजिक न्याय के बड़े लीडर ने बिहार में एक रैली के दौरान कहा, जब वो अपने अपने समर्थकों को से अपील कर रहे थे कि एक ज़माना था जब पोलिंग बूथ जो होती थी वो बड़े बड़े कास्ट के जो लोग थे उन्हीं के घर के आसपास होती थी और लोगों को डराया जाता था वोट देने से या उनको अंडू तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता था। लेकिन जब वो जो सामाजिक न्याय के जो लीडर है वो कह रहे कि जब हम सत्ता में आए, जब हम आए तो हमने ये सारे सिस्टम को बंद करवाया और लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस दिया। तो आप एक देख सकते हैं कि कई बार इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं। तो ऑथोरिटेरियन रिजीम में इलेक्शंस नहीं भी हो सकते हैं, अगर हो रहे हैं तो फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं और उसको मैनिपुलेट किया जाता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑथोरिटेरियन रिजीम की, जिससे आप पहचान पाएंगे कि ऑथोरिटेरियन रिजीम है कि नहीं है, वो ये है कि ऑथोरिटेरियन रिजीम, और यहाँ पे हम एक रॉबर्ट डहल जो हैं, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ROBERT, रॉबर्ट डहल, DAHL, उनकी किताब है पोलिगार्की। उस किताब में उन्होंने, रॉबर्ट डहल ने बात कही है ऑथोरिटेरियनिज्म को मतलब डिफाइन करने के लिए, इट इज एब्सेंस और लिमिट ऑन पोलियार्की, यानी पोलियार्की जहां पे नहीं हो या जहां पे पोलियार्की के ऊपर बहुत दबाव हो, यानी सीमित तरीके से पोलियार्की हो, तो उसे हम ऑथोरिटेरियन रिजीम मानते हैं। अब आप पूछेंगे पोलियार्की क्या होती है ना? तो देखिए, जहां पे पॉलिटिक्स पे कोई लिमिट नहीं हो, जहां पे लोगों का, वोटर्स का पार्टिसिपेशन हो, जहां पे वोटर्स या फिर पॉलिटिशियंस या फिर लीडर्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकें, एक दूसरे को अपोज कर सकें, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस लड़ सकें, और जहां पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड है कि आप अपनी बात रख सकते हो और जिससे आप सहमति नहीं है उसके खिलाफ भी आप चुनाव लड़ सकते हो, उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेशन भी है वहां पे, और वहां पे अपोजिशन की गुंजाइश भी है। तो जहां पार्टिसिपेशन की गुंजाइश कम हो जाती है या खत्म कर दी जाती है, और जहां अपोजिशन की गुंजाइश कम कर दी जाती है या खत्म कर दी जाती है, यानी पोलियार्की पे जहां पे रोक लगा दी जाती है या पोलियार्की को जहां लिमिट कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि यहां ऑथोरिटेरियन रिजीम वहां पे सामने आ गई। यानी रॉबर्ट डहल के मुताबिक ऑथोरिटेरियन रिजीम एक प्रकार का नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहां पे पोलियार्की का एब्सेंस है या उसका लिमिट है, और लोगों को अपनी बात रखने का, लोगों को चुनाव लड़ने का, लोगों को अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का, अपने अधिकार मांगने का, और पॉलिटिशियंस के और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने का, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तैयार करने का जहां स्पेस ना हो या जहां पे स्पेस को खत्म कर दिया जाए या स्पेस को दबा दिया जाए, वो जो रिजीम है वो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है। वो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है और वो जो रिजीम है वो आपको ऑथोरिटेरियन रिजीम है। अभी 1-2 दिन पहले ही की बात है, सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है उसने एक जजमेंट दिया है, और उस जजमेंट में उसने कहा है कि देखिए, सरकार की नीतियों का क्रिटिसाइज करना ये कहीं से भी जो है, ये कहीं से कोई अपराध नहीं है, या कहीं से कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र जो है इसमें लोगों को अपनी बातें शांतिपूर्ण तरीके से रखने, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करने और उसको एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स खड़ा करने की पूरी संभावना है, पूरी इजाजत है। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर वो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है तो उसे उसकी पूरी गुंजाइश है, और उसे अगर रोका जाता है तो वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर में डेमोक्रेसी उसके कोर में है, और डेमोक्रेसी में अगर आपने विरोध करने के जो मौके हैं, जो उसके स्पेस है, अगर उसको खत्म कर दिया तो वहां पे आपको डेमोक्रेसी नहीं रही, वो डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगती है। इसीलिए रॉबर्ट डहल का कहना है कि जो पोलियार्की जहां पे कम कर दी जाए, जहां पे पोलियार्की पे रोक लगा दी जाए, वो ऑथोरिटेरियन रिजीम में बदल जाती है। अब आप देखिए कि ऑथोरिटेरियन रिजीम जो है उसको भी लेके बहुत सारे टाइपोलॉजी हैं, बहुत सारे प्रकार हैं कि ऑथोरिटेरियन रिजीम क्या है, हम उसकी कैसे पहचान करें। तो इसको भी लेके बहुत स्कॉलर के बीच में बहुत सारी राय नहीं है, एक राय नहीं है।
लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स ने जिस तरह की टाइपोलॉजी, जिस तरह के प्रकार ऑथोरिटेरियन रिजीम की बनाई है, उसका कुछ यहाँ पे जिक्र कर दूंगा। और आप लोग भी इसके बारे में मजीद पढ़िए और पढ़िए, क्योंकि एक क्लास या 2 क्लास या 4 क्लास के अंदर में सारी चीजें कवर होना मुमकिन नहीं है। मेरा काम है कि जो इंपॉर्टेंट स्कॉलरली वर्क हुए उसकी तरफ टॉर्च दिखा देना आपको कि आप इसको पढ़िए। अब देखिए, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स जो हैं उसके भी कई सारे के प्रकार हैं। अब देखिए, एक है ऑटो डिक्टेटरशिप। अब देखिए, ऑटो डिक्टेटरशिप क्या है, जहां पे कोई इलेक्शंस नहीं होता है। मोनो डिक्टेटरशिप क्या है, यहां पे नॉन कम्पिटिटिव इलेक्शंस है, जहां पे इलेक्शंस तो है लेकिन वहां पे इलेक्शंस जो है उसमें सबको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। वहां पे एक पार्टी जो है, एक सत्ता जो है, एक दल है, दूसरे को दबा रही है, कंपटीशन के लिए पूरा माहौल नहीं दे रही है। कोई दौड़ रहा है और कोई दौड़ने जा रहा है तो उसके पैर में जंजीर बांध दी जा रही है, उसके पैर में पत्थर बांध दिए जा रहे हैं, उसके रास्ते में रुकावटें डाल दी जा रही है। तो इसी को कहा जा रहा है कि जो मोनो डिक्टेटरशिप है वहां पे क्या है, वहां पे नॉन कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस, यानी वहां पे कंपटीशन जो है वो नहीं है जैसा होना चाहिए। सेमी डिक्टेटरशिप में क्या है, सेमी कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस है। ये जो टाइपोलॉजी है इसको डायमंड, लीज और लिपसेट ने दिया हुआ है। देखिए, अलग और भी तरह के टाइपोलॉजी हैं, जैसे सेमी ऑथोरिटेरियनिज्म है, इलिबरल डेमोक्रेसी है, सेमी ऑथोरिटेरियनिज्म है। तो ये भी है, फिर से मैं दोहरा दूं, सेमी ऑथोरिटेरियनिज्म, इलिबरल डेमोक्रेसी और सेमी ऑथोरिटेरियनिज्म। तो इस तरह की भी टाइपोलॉजी है, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। कुछ स्कॉलर्स ने क्या किया है, इंस्टीट्यूशन के आधार पे उन्होंने क्या किया है, मतलब ऑथोरिटेरियन रिजीम को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। जैसे देखिए, मोनार्की में क्या होता है, कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। मिलिट्री रिजीम में क्या होता है, सिंगल पार्टी रूल करती है। इलेक्टोरल रिजीम्स में क्या होता है, लिमिटेड मल्टी पार्टी होते हैं। मल्टी पार्टी है लेकिन वो लिमिटेड है। अब देखिए, जहां पर सिंगल पार्टी होती है वो वहां क्या होता है, वहां एक ही पार्टी जो होती है वो ऑपरेट होती है, वही पार्टी को स्टेट के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है और दूसरी पार्टी को परमिशन नहीं होता है कि वो इलेक्शंस लड़े। बहुत सारे कंट्री में सिंगल पार्टी रिजीम है। डोमिनेंट पार्टी रिजीम भी होती है, वहां पे क्या होता है कि वहां पे तो और भी पार्टियां इलेक्शंस लड़ सकती है, लेकिन वहां पे कंपटीशन जो है दूसरे पार्टियों के लिए लिमिटेड कर दी गई है। आइडियोलॉजी के बुनियाद पर भी आप पार्टियों को अलग कर सकते हैं। एक लेफ्ट पार्टी होती है, एक राइट पार्टी होती है। जो लेफ्ट पार्टियां होती है आपको पता है वो वेलफेयर और प्रो पुअर पॉलिसीज लाती है। जो राइट विंग जो पार्टियां होती है वो रिलीजन और आइडेंटिटी पे ज्यादा ध्यान देती है और वो रिच एंड डोमिनेंट क्लास के फेवर में बात करती है, नेशनलिज्म पे ज्यादा जोर देती है। लेकिन एक और पार्टी होती है जो होती है पॉपुलिस्ट पार्टी। जो पॉपुलिस्ट पार्टी के अंदर में आप देखेंगे कि इसके अंदर में लेफ्ट और राइट दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए, कुछ ऑथोरिटेरियन रिजीम जो होते हैं वो मिलिट्री टाइप के होते हैं, उसको हम कहते हैं मिलिट्री रिजीम। वो भी एक तरह का नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है। यहाँ पे जो रूल जो है मिलिट्री डायरेक्ट करती है किसी डिक्टेटर के थ्रू और या किसी रूलिंग काउंसिल के थ्रू, या इनडायरेक्टली करती है किसी सिविल पॉलिटिशियंस के साथ अलायंस करके, और फिर वो तय करती है पॉलिसीज पर्दे के पीछे से। और कई बार क्या होता है कि फ्रंट पार्टी भी होती है मिलिट्री में, जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर में आपको मिलिट्री रिजीम और पार्टी रिजीम दोनों के मिश्रण होते हैं। कहीं पे पर्सोनालिस्टिक रिजीम भी होते हैं, जहां पे कोई एक डिक्टेटर एक इंडिविजुअल के तौर पे काम करता है, वो ट्रेडिशन और करिश्मेटिक अथॉरिटी पे काम करता है, वहां पे कोई लीगल और रैशनल अथॉरिटी नहीं होती है, और वहां पे इंडिविजुअल और उसकी महान पर्सनालिटी, तथाकथित महान पर्सनालिटी के तहत वो ऑथोरिटेरियन रिजीम और नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम चलती है, जिसका नाम है पर्सोनालिस्टिक रिजीम। पर्सन से बना हुआ है, पर्सनालिस्टिक रिजीम। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि टाइपोलॉजी हो या उसके प्रकार हो, इसको भी लेके एक राय नहीं है। अलग अलग तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग टाइपोलॉजी पैदा की है, लेकिन जो सबके बीच में एक जो कॉमन चीज दिख रही है, वो कॉमन चीज ये दिख रही है सबके बीच में कि आप देखेंगे कि वहां पे लीगल रैशनैलिटी अथॉरिटी नहीं है, वहां पे इंडिविजुअल राइट्स नहीं है, वहां पे मल्टी पार्टी नहीं है, वहां पे इलेक्टोरल कंपटीशंस नहीं है, वहां फ्री एंड इक्वल चांस लोगों के साथ नहीं है, वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, वहां पे मीडिया फ्री नहीं है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स वहां हो और कुछ ना हो। ठीक है,
अब हम आगे क्या करते हैं कि हम कुछ अब टोटलिटेरियनिज्म और ऑथोरिटेरियनिज्म के बारे में जो बहुत ही बड़े बड़े वर्क हुए हैं उनमें कुछ लोगों के हम बात करते हैं कि उन्होंने अपनी राइटिंग में कैसी बात की है। तो यहाँ पे हम बात एक दो किताबों की करेंगे, एक दो बड़े स्कॉलर की बात करेंगे ताकि आप इस चीजों को पूरी तरह से समझ ले। आइए यहाँ पे हम बात करते हैं हाना एरेंट के बारे में, है ना। हाना एरेंट जो हैं वो एक बहुत बड़ी स्कॉलर हैं 20वीं सेंचुरी की, जर्मन अमेरिकन हिस्टोरियन हैं, फिलोसोफर हैं, और उनका जो टाइम पीरियड है 1906 से 1975 के बीच में। और उन्होंने जो नाजी जर्मनी के अंदर में जो एक जो टोटलिटेरियन रिजीम आया था उसके बारे में उन्होंने स्टडी की है, और उनकी जो किताब है द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है और एक क्लासिक है। अगर इस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हो या समझना चाहते हो, अगर आप टोटलिटेरियन, ऑथोरिटेरियन रिजीम या नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको हाना एरेंट की जो किताब है उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या नाम है किताब का? नाम द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। और ये जो किताब है वो 20वीं सेंचुरी में जो यूरोप के अंदर में जो वायलेंस जो हुआ, खासकर जो नाजी जर्मनी के दौर में जो वायलेंस हुआ उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक किताब है, उसको एक्सप्लेन करती है किताब। और ये किताब जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में लिखी गई है। और उसमें जो सेंट्रल सवाल है उसमें यही पूछा जा रहा है, हाना एरेंट यही पूछ रही हैं सवाल कि ह्यूमन प्रोग्रेस जो था इंसान का वो डिरेल क्यों हो गया, यानी ह्यूमन प्रोग्रेस की जो गाड़ी थी वो पटरी से क्यों उतर गई। तो उन्होंने जवाब दिया अपनी किताब के अंदर में कि जो मॉडर्न स्टेट है ना, उसकी जो एबिलिटी है सोसाइटी को डोमिनेट करने की, इंडिविजुअल को डोमिनेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा है। और ये एक रूट कॉज है जिसकी वजह से टोटलिटेरियनिज्म आया। यानी अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट हो, यानी राज्य के पास बहुत ही ज्यादा ताकत हो, अगर वो राज्य समाज को डोमिनेट करे, समाज में क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ समाज के लिए और इंडिविजुअल के लिए तय कर दे, क्या खाना है क्या पीना है, कहाँ जाना है क्या नहीं करना है, और वो अपोजिशन को जगह ना दे और एक ही तरह की पॉलिसी सबके ऊपर लाद दे, तो वो टोटलिटेरियन रिजीम की बन जाती है, वो टोटलिटेरियन रिजीम की तरफ बढ़ने लगती है। और ये मॉडर्न स्टेट के पास इसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है क्योंकि वो बहुत ही हथियारों से लैस है मॉडर्न स्टेट। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो उसमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। और फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहिए कि वो जान है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स जानते हैं क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो निगेटिवली डिफाइन होता है, वो नकारात्मक तौर पे उसकी व्याख्या की जाती है। यानी राज्य इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की आजादी, व्यक्ति क्या करना चाहता है इसके बारे में जो राज्य है वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा राज्य। और राज्य लोगों को बोलने, खाने, पीने, कोई मजहब को बदलने या ना बदलने, मजहब को मानने, माइनॉरिटी का कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होगा, उनके अपने स्कूल क्या होंगे, इस सब मामलों में राज्य जो है कभी भी किसी भी इंसान के निजी जिंदगी में हो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो एक टोटलिटेरियन रिजीम है उस टोटलिटेरियन रिजीम से गारंटी देने के लिए, उस टोटलिटेरियन रिजीम से रक्षा देने के लिए, ऑथोरिटेरियन रिजीम से रक्षा देने के लिए कोई डेमोक्रेसी ऑथोरिटेरियन ना बन जाए, इसके लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन कई बार आप क्या देखते हैं, ये बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे डेमोक्रेसी में भी जो व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसका कई बार उसका नुकसान हो जाता है, कई बार उस पर चोट पहुंचाई जाती है राज्य की सुरक्षा के नाम पे। तो वही हाना एरेंट कर रही है कि जो टोटलिटेरियन स्टेट है ना, जो टोटलिटेरियन स्टेट है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी को डोमिनेट कर रहा है। और ये इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि मॉडर्न स्टेट जो है उसकी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है। और जो मॉडर्न स्टेट होता है वो मास पॉलिटिक्स का भी इस्तेमाल करता है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम भीड़, देखिए लोकतंत्र जो है वो भीड़ तंत्र नहीं है, इस बात को याद रखिए। लोकतंत्र जो है वो भीड़ तंत्र नहीं है, लोकतंत्र भीड़ तंत्र से अलग चीज है। अब भीड़ तंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्या होता है, अब जरा समझिए। लोकतंत्र का मतलब हुआ कि जहां पे लोगों का राज हो, जहां लोग तय करें कि उनकी पॉलिसी क्या होगी, वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, वो अपना फ्यूचर क्या चाहते हैं, वो अपनी
आर्थिक नीति क्या चाहते हैं, ये हुआ लोकतंत्र जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोकतंत्र में चूंकि चुनाव होते हैं तो कई बार क्या होता है कि पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो पॉपुलिस्ट हो जाते हैं, और कई बार वो क्या करते हैं, एंटी माइनॉरिटी उनका रुख हो जाता है। कई बार वो माइनॉरिटी को टारगेट करके मेजोरिटी को वो मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसका नाम डेमोक्रेसी नहीं है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं, मान लीजिए आप लोग ट्रेन में सफर कर रहे हो और ट्रेन में 10 आदमी बैठे हुए हैं, है ना। अगर ट्रेन में 10 आदमी बैठे हुए हैं और उसमें से मान लीजिए कि 2 लोग जो हैं वो सिगरेट पीना चाहते हैं और 8 लोग, माफ कीजिए, अगर ट्रेन में अगर आप चल रहे हैं और 10 लोग हैं और 10 लोगों में 1 व्यक्ति सिगरेट पीना 9 व्यक्ति सिगरेट पीना चाहता है और 1 व्यक्ति सिगरेट नहीं पीना चाहता है। ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं जिसमें 10 लोग बैठे हैं, 9 व्यक्ति चाह रहा है सिगरेट पीने के लिए और 1 व्यक्ति चाह रहा है कि सिगरेट नहीं पीना है। तो अगर आप डेमोक्रेटिक का जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे और तो कहेंगे चलो वोट करा लो, हाथ उठा लो, किसको सिगरेट पीना है और किसको नहीं पीना है। तो 9 व्यक्ति कहेगा मुझे पीना है और 1 व्यक्ति कहेगा वो मुझे नहीं पीना है। लेकिन जो 1 व्यक्ति नहीं पीने के लिए बोल रहा है उसको सिगरेट से एलर्जी है, सिगरेट पीने से उसकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए वहां पे 1 व्यक्ति को अगर आपने संख्या के आधार पे उनको दबा दिया तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। हालांकि नंबर आपके पास है, वो मोबोक्रेसी है, वो मॉब रूल है। तो आप देखेंगे कई बार आजकल के बहुत सारे लोकतंत्र में क्या हो रहा है, जो पॉलिटिशियन है वो कई बार पॉपुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलर रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं, मेजॉरिटी सेंटिमेंट के साथ खेलते हैं और माइनॉरिटी को विलन बनाने की कोशिश करते हैं, उनको दुश्मन बनाने की कोशिश करते हैं कि वो प्रगति के दुश्मन है, वो प्रगति नहीं चाह रहे हैं। और इस तरह से वो क्या करते हैं, वो इस तरह से आपको मेजॉरिटी सेंटिमेंट के साथ खेलते हैं। तो ये मेजॉरिटी सेंटिमेंट और मोबोक्रेसी जो है, इसका नाम डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का नाम है रूल ऑफ द लॉ, डेमोक्रेसी का नाम है आपको प्लुरलिज्म। इसीलिए हाना एरेंट ने डेमोक्रेटिक प्लुरलिज्म का समर्थन किया है, उन्होंने यूनिफॉर्म पॉलिसीज का विरोध किया है, उन्होंने एक तरह की पॉलिसी सब पे लादने का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो कई बार टोटल यूनिटी की बात होती है, हमें टोटल यूनिटी की जगह, हमें यूनिफॉर्मिटी की जगह, हमें एक रंग में सबको रंगने के बजाय हमें डाइवर्सिटी की तरफ चलना चाहिए। और डेमोक्रेसी का नाम है डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी का नाम है माइनॉरिटीज के अधिकारों को बचाना। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम मॉब रूल के साथ न चलें। ये है हाना एरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट काम। और अगर आप हाना एरेंट के काम को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ऑथोरिटेरियन रिजीम के अंदर में तो एक पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट आपको दिखने को मिल रहा है ना। और ऑथोरिटेरियन रिजीम के अंदर में आप देखेंगे कि एक मोबोक्रेसी देखी जा रही है। लेकिन कई बार नाम नेहात बड़े बड़े डेमोक्रेसी के अंदर में भी मेजिटेरियन सेंटिमेंट को देखने की कोशिश की जा रही है। तो ये था आपको हाना एरेंट का क्या कहना है डेमोक्रेसी के बारे में। आइए हम और भी नॉन डेमोक्रेटिक जो रूल हैं और या जो टोटलिटेरियन रूल है उसके बारे में हम बात करते हैं। और हम देखने की कोशिश करते हैं कि ऑथोरिटेरियन रिजीम्स के बाद टोटलिटेरियन रिजीम्स हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, टोटलिटेरियन रिजीम्स को हम कैसे समझे, इसको हम अगले लेक्चर में बात करते हैं, टोटलिटेरियन रिजीम्स और उसके फीचर के बारे में।